फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बिहार विक्रमगंज के पास के रहने वाले राजेश्वर जी का है और ये बात 1985 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राजेश्वर है और मैं एक ट्रक चालक हूँ। और वैसे तो हमारा काम बाहर का ही है, तो मुझे तो 2-3 दिन बाहर ही लग जाता था और फिर मैं लौटता था तो एक दिन अपने घर पे रहता था, रेस्ट करता था। फिर कोई ना कोई हमें माल मिल जाता था कहीं का तो हम निकल जाते थे। तो हमारा यही रूटीन था। और हमारे घर में हमारे पिताजी, माँ और पत्नी और एक बच्चा। अभी हमारी बहन की शादी हुई थी करीब 2 महीना पहले और अचानक उनके ससुराल वाले हमारी बहन को लेके हमारे घर पर आ गए और हमने उनको देख करके पूछा कि क्या बात हुई साहब जी। फिर वो हम लोग पर भड़क गए, यानी बात तो कम से कम बताइए कि हमारी बहन ने ऐसे क्या किया है जो आप लोग गुस्सा हैं। है कि मैं शादी बहन का जितना मेरे पास सामर्थ्य था और मैंने किया था, उसमें कोई कसर नहीं रखा था। लेकिन अब अचानक लेके आ गए थे तो हमें पूछना तो पड़ा है। वो बताया कि भाई तूने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन बीमार है। यानी ये ऐसे कोई बात ही नहीं थी, हमारी बहन बिल्कुल स्वस्थ थी। बात क्या हुई है? करिए आपके घर में आ गई है ना, आप खुद ही देख लोगे। और मैं उनको काफ़ी रोकना चाहा। बोले कि पहले आप इसका इलाज कराओ, जब सही हो जाए ना तब हमें बुलाना, हम देखेंगे तब हम ले जाएंगे, ये पक्का वादा है हमारा। और वो लोग गुस्से से चले गए। हमारे घर पर माहौल गम का हो गया कि पता नहीं मेरे बहन के साथ में क्या हुआ है। लेकिन बहन तो हमारी खुश थी, कुछ लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ में कोई बीमारी है, कुछ बात है। ऐसा कुछ बात ही नहीं था। और 2 दिन गुजर गए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। और करीब तीसरे दिन की बात है, मैं था बाहर में, मैं अपना ट्रक लेकर के गया हुआ था कहीं पर। और जब मैं लौटा तो माँ ने बताया कि बेटा कुछ बात है। मैंने सबको देखा, सबके चेहरे पर उदासी थी, यानी कि हो ना हो कोई बात ज़रूर हुआ है हमारी फैमिली में। और फिर माँ ने बताया जो बात उसके साथ में रात में हुई थी। माँ ने बोला कि मैं अपने कमरे में सो रही थी और बिटिया हमारे साथ में थी। पता नहीं कितना टाइम हुआ और अचानक कुछ आहट से हुई तो मेरी नींद खुल गई। मैं उठ करके देखी तो बिटिया दीवार पर सर मार रही थी ज़ोर ज़ोर से, और उसी की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। मैं हड़बड़ा करके जाके उसको पकड़ना चाहा, बिटिया ये क्या कर रही है। वो मेरी तरफ मुड़ के देखी और उसका चेहरा एकदम भयंकर लग रहा था और आंखें एकदम लाल लाल से हो रही थी और चेहरे पर अजीब तरह का कुर्ता था। मैं घबरा गई। मैं उसको रोकना चाहा कि सर दीवार पर ना मारे, सर फट जाएगा। लेकिन वो लगातार दीवार पर सर मारते जा रही थी। फिर मैंने उसकी बाँह पकड़ कर खींचना चाहा कि उसको मैं तख्त पर ले आऊँ सोने के लिए, और तब तक उसने मेरे को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मैं दूर जा गिरी। और फिर अचानक वो हमारे पास पहुंच गई और कुछ अजीब भाषा में वो बोलने लगी। वो भाषा हमें नहीं पता बेटा कि क्या था वो। और हमारा गला को पकड़ना चाहा दबाने के लिए, तो मैं बहुत मुश्किल से अपना गला छुड़ा करके बाहर भागी
तब तक तुम्हारी पत्नी और बाबूजी बाहर सो रहे थे बरामदे में, वो भी उठ करके आ गए और हम सभी ने मिल करके उसको काबू करना चाहा, लेकिन उसमें तो बला की ताकत हो गई थी, किसी के काबू में नहीं आ रही थी और हम लोग बहुत परेशान थे। कुछ वो भाषा बोलती जा रही थी जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। आखिर में बाबूजी ने एक बाल्टी पानी उसके सर पे डाल दिया और पानी डालते ही वो नीचे गिर गई और फिर बेहोश हो गई। अब हम लोग बहुत चिंतित थे। हमने देखा कहीं तबीयत तो नहीं ख़राब, इसका बुखार उखार तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। और हमने फिर देखा कि बेटा इसका दांत तो बैठा हुआ है, जबड़ा एकदम चिपका हुआ है। फिर तुम्हारी पत्नी चम्मच लेके आई और उसके दांत में डाला, तब जाकर जबड़ा खुला, लेकिन फिर वो चम्मच निकालते ही जबड़ा बैठ जाता था। बहुत मुश्किल हो चुकी थी। उसी चक्कर में तुम्हारी पत्नी की उंगली भी कट गई थी दांत से उसकी। तब तुम्हारे बाबूजी ने उस मंदिर में रखा हुआ गंगा जल को उठा के ले आए और एक चम्मच से उसके मुंह खोल करके गंगा जल डाला गया। फिर वो कुछ देर के बाद में होश में आई और उठ करके खड़ी होगी, बोली मेरे को कौन गिला किया है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो सो रही थी। उसको कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ में हुआ क्या है। हम बहुत संकट में फंस गए थे बेटा, और यही कहानी है। तो बेटा इसका कुछ इलाज करवाओ, तभी तो ये ससुराल वाले शायद इसी कारण से इसको यहाँ छोड़ गए हैं। उनकी बात सच है। लेकिन माँ, मैं बोला बात काटते हुए कि माँ हमारे यहाँ घर पर तो बिल्कुल सही थी, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं था। हो ना हो ये उनके ससुराल का ही कारनामा है, या तो किसी ने भूत वगैरह हमारे बहन के ऊपर में बैठा दिया हो, ऐसा ही कारण है। नहीं तो तुम्हें तो पता ही माँ, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। मैं माँ को समझाते हुए बोला हाँ बेटा बात तो सही कह रहा है, लेकिन जो आफत अब आई है इसको संभालना भी पड़ेगा। मैंने माँ देखो, ये बात पड़ोस में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हमारी बहन तबीयत ख़राब है या फिर कोई भूत का चक्कर है। और मैं बाबूजी को बोला कि आपके पास में कोई है जानकारी इस चीज़ को देखने के लिए, कोई देखता है, कोई ओझा तांत्रिक, कोई पंडित। बोले हाँ बेटा एक तो है, लेकिन दूर है, नहीं कि दूर ही वाला चाहिए, नज़दीक वाला मत ले आना घर पर, कि पड़ोस में आएगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर हमारे बहन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो गए और शाम को 4 बजे एक सफ़ेद कुर्ता पजामा में पंडित थे, वो आ गए। उन्होंने पूरा देखा हमारी बहन को, आंखें देखी, नब्ज देखी और बोले भाई ये तो बहुत बड़ा कोई शैतान लग रहा है और इस पर किसी ने बिठा रखा है। शायद जब ये शादी में गई थी ना अपने ससुराल में, ये उसी टाइम की कहानी है और ये जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है। पंडित जी पहले ही बोल चुके थे। नहीं पंडित जी अब क्या हो सकता है, करना तो आपको है। बोले भाई देखो, एक हम पूजा करेंगे और हम एक पंडित और साथ में होगा, और ये पूजा हम एकांत में करेंगे, यहाँ पॉसिबल नहीं है। नहीं कि जो महाराज करना है आप कीजिए, जो खर्चा लगेगा जायज़ हम देने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने खर्चा बताया, हमने 1 रुपये के लिए कम नहीं किया उनसे और दे दिया। फिर बोले इसका कोई पुराना कपड़ा दे दो बेटा। मम्मी एक साड़ी लेके आई पुरानी और पंडित जी को थैले में दे दिया। बोले हम जा रहे हैं और हम 2 दिन के बाद में देखेंगे क्या हो सकता है, हम आएंगे दोबारा। और वो लोग चले गए। रात हो चुकी थी। मैं अपने
बच्चों के साथ में कमरे में था। अचानक ज़ोर से मम्मी चिल्लाई, बेटा दौड़ो दौड़ो आओ। मैं समझ गया कि वही सब हो चुका है। और वाकई जो देखा, देख करके दंग रह गया। उसका चेहरा तो अजीब सा हुआ पड़ा था, एकदम लग रही थी कि कोई चुड़ैल बन गई हो। बाल बिखरे हुए थे, आंखें एकदम लाल लाल से हो रही थी और चेहरे पर तनाव था और कुछ अजीब भाषा में वो बोले जा रही थी, जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा भाषा है ये। और वही उपाय किया गया। उसके सर पर एक बाल्टी पानी डाल करके और घर के पूजा के स्थान से गंगा जल हम उसके मुंह में डाले और ये सिलसिला 2 दिन तक चला। 2 दिन होने के बाद में वो पंडित जी तो आए नहीं। हमने सुबह ही बाबूजी को भेजा कि आप जाओ ज़रा पता करके आओ कि आखिर हुआ क्या, पंडित जी ने कुछ किया है कि नहीं किया है। और बाबूजी चले गए। शाम को वो लौट के आए और कुछ पैसे हमें पकड़ा दिया। मैंने ये क्या है, पंडित जी कहाँ हैं? बोले भाई उसने मना कर दिया पंडित जी ने कि वो डरे हुए हैं, उनके साथ में कुछ कांड हो गया है, उसी चक्कर में शायद भूत ने हमला कर दिया था, क्या किया था, वो बहुत डरे हुए हैं। और जितना पैसा खर्च हो गया वो तो छोड़ दो, बाकी पैसा उन्होंने वापस कर दिया है और ये उसकी बच्ची की साड़ी भी दे दिए। अब हम लोग तो बहुत बुरी तरह से डर गए थे कि हे भगवान, अब हमारी इस बहन का क्या होगा, कैसे हम इसका इलाज करवाएं। और हम भटकते रहे, जहाँ जहाँ दूर दूर के लोग बताते रहे है कि मेरा ट्रक का काम था, मैं जहाँ जाता था कोई बताता था कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पर इलाज हो जाएगा आपका बहन का। और हम पहुँच जाते थे। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टाइम बीतता जा रहा, बहन कमज़ोर हो चुकी थी, करीब 1.25 महीने के ऊपर हो चुका था। और मैं एक दिन ट्रक ढाबे पर खड़ा करके और चाय पी रहा था। मन तो बहुत उदास था कि वही सोच रहा था कि अब बहन का भविष्य का क्या होगा, कैसे चलेगा इसका घर बार। तभी एक ट्रक रुका, उसमें से एक हमारा दोस्त निकला, ड्राइवर। बोला भाई तुम यहाँ छुप कर चाय पी रहे हो? तो मैं कुछ नहीं बोला। तो मेरा उदास चेहरा देख के बोला क्या हुआ लाले, इतना उदास क्यों है? मैं बोला भाई ऐसे ही है, कुछ बात नहीं है। बोला नहीं नहीं, तू तो हमसे कोई बात नहीं छिपाता है। बोला हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये बात अगर मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। बोला भाई दोस्त मानता है ना? नहीं कि हाँ बता, मैं जो हो सकता है मैं करूँगा। फिर मैं सारी कहानी उसको बताया अपने दोस्त को और वो कुछ देर तो चुप रहा। बोला ये काम कर भाई, यानी तू 2 बोल भाई, हम करने के तैयार बैठे हैं, बस मेरी बहन सही हो जाए। बोला हरसुब्रह्म धाम का नाम सुना है? नहीं कि हाँ सुना है, जो चैनपुर में है, भभुआ के पास में, वही ना? बोला हाँ, तू अपना बहन को लेकर जाओ वहाँ पर। और वहाँ बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं, ये भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित लोग, और सुनने में आता है कि वहाँ पर लोग सही हो के जाते हैं। तो ट्राई कर ले एक बार, मुझे आशा है कि भगवान बिल्कुल सही करेंगे। माता रानी के मंदिर है, 9 देवी वहाँ पर मौजूद हैं, तो माता रानी कुछ न कुछ तो करेगी। और उसकी बात मेरे दिल में लग चुकी है, यानी कि मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ पंडितों पर, तांत्रिकों पर। चलो चला जाए एक दिन। और मैं अगले दिन के लिए प्रोग्राम बना लिया और मैं पूरा फैमिली को लेकर के अपने ट्रक में ही और चल दिया। वहाँ गया, मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ तो भीड़ लगी हुई थी, अलग अलग लोग बैठे हुए, पंडित उनका पूजा करा रहे थे, कई लोग झूम रहे थे, कई तरह का वहाँ पर क्रियाएं चल रही थी। और फिर एक पंडित से हमने भी संपर्क किया
बोला कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, तो तुम्हें तो बहुत पहले आना चाहिए था। मैं रो पड़ा, नहीं महाराज मुझे नहीं पता था। बोला अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ कुछ ये सामान लेके आओ पूजा का। और मैं जल्दी से पूजा का सामान ले करके आया और पंडित जी ने अपना अनुष्ठान फिर शुरू कर दिया। वहाँ के जो पुजारी थे, बहुत सारे पुजारी थे वहाँ पर, अलग अलग क्रियाएँ करवा रहे थे लोगों के साथ में। और 2 घंटे के बाद में क्रियाएँ समाप्त हो गई और मेरी बहन के सर पर हाथ मार के बोला अब ठीक है तेरी बहन, बात कर इससे। मैं कुछ देर तो बहन से बोल ही नहीं पाया, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं फिर बोला बहन ठीक है ना तू? बोली हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर पुजारी जी बोले कि अगले हफ्ते में एक बार आ जाना और फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर आने के लिए। बाकी तो ये मंदिर है, जब चाहे आप आ सकते हो। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, माता रानी का मंदिर है। और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़े। फिर घर पर बिल्कुल शांति हो गई। रात में कोई हंगामा नहीं, बहन के साथ में आराम से सोई और बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी हमारी बहन, एक ही बार जा कर के। फिर भी वो पुजारी जी बोले थे कि अगले हफ्ते में ले आना। मैं लेके गया, फिर वही क्रियाएँ शुरू हुई दोबारा और फिर संपन्न हुआ। फिर बोले अब ज़रूरत नहीं है बिटिया को लाने के लिए, सब कुछ ठीक है। मैं माता रानी को धन्यवाद दिया, हरसुधाम को प्रणाम किया और फिर हम लोग अपने गांव की तरफ चल पड़े। और कुछ दिनों के बाद में हमने ससुराल वालों से संपर्क साधा। गए हम उनके पास में, बोले आप आकर के देख लीजिए, बहन बिल्कुल हमारी नॉर्मल है। और ये जो कहानी थी ना, ये आपके घर के ही थी। किसी ने हमारे बहन पर जादू टोना कर रखा था और उसी की वजह से ये सारा खेल हुआ था। नहीं तो हमारे घर में तो बहन बिल्कुल नॉर्मल थी। तभी हमारी बहन की सास वो बोली बेटा तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इस चीज़ का डाउट था लेकिन मेरा बेटा मानता नहीं था और आज तुमने वो बात बता ही दिया। यानी कि माता जी जो बीत गया उस बात को हम भूलने में ही अच्छा है। और फिर हम वहाँ से आ गए। अगले दिन वो लोग आ गए, हमारी बहन को लेके गए। बहन आज भी अपने घर में सुखी है, बाल बच्चे वाली है और सही चल रहा है उन लोगों का काम, और हमारा भी काम सही चल रहा है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, कोई अपना आत्मकथा हो, कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उसमें भी हम अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं, तो उस पर विजिट कर लीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।